तो आज हम पढ़ने वाले हैं आरएमएस वैल्यू, वर्ग माध्य मूल, अल्टरनेटिंग करंट यानी कि प्रत्यावर्ती धारा के लिए पढ़ने वाले हैं। तो वर्ग माध्य मूल, इससे पहले हमने पढ़ा था एवरेज वैल्यू, माध्यमान। तो माध्यमान के टर्म्स में हमने पढ़ा था कि माध्यमान हमारे पास आया था आई एवरेज इज इक्वल टू 0.637 ऑफ आई नॉट। ये वैल्यू हमारे पास आई थी। इसी तरह से आज हमारे पास है आर एम एस, रूट मीन स्क्वायर, वर्ग माध्य मूल, हिंदी में रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ए सी, अल्टरनेटिंग करंट। जैसे कि मैंने पहले टॉपिक में आपको बताया था, पहले उसमें बताया था अल्टरनेटिंग करंट जो प्रत्यावर्ती धारा है, वो प्रत्यावर्ती धारा क्या करती है, टाइम के साथ वेरी करती है। तो टाइम के साथ वेरी करना का मतलब है कि टाइम के साथ इसका वोल्टेज घटता और बढ़ता रहता है। तो टाइम के साथ वोल्टेज घटेगा और बढ़ेगा, तो उससे क्या होगा कि जब पावर फाइंड आउट करने की बारी आए, पावर अगर हम फाइंड आउट करें, अब ये वैल्यू हमारी चेंज होती रहेंगी, तो हमें पावर एक एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं मिलेगी। तो इसको सॉर्ट आउट करने के लिए, इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए क्या किया गया, आरएमएस वैल्यू, एक इफेक्टिव वैल्यू, आरएमएस वैल्यू को इफेक्टिव वैल्यू भी कहते हैं, एक इफेक्टिव वैल्यू का प्रयोग किया गया। ये इफेक्टिव वैल्यू ही आरएमएस वैल्यू कहलाती है, रूट मीन स्क्वायर। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू जो इफेक्टिव वैल्यू है, इस इफेक्टिव वैल्यू पे हमारे पास जो पावर की वैल्यू आती है वो कैसे आएगी, कांस्टेंट, एक स्टेडी वैल्यू आएगी। तो अगर डेफिनेशन पे चलें तो डेफिनेशन, इसकी भी डेफिनेशन एवरेज वैल्यू की तरह ही चलती है, लेकिन इसका जो डेफिनेशन है वो कहता है कि दैट आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज दैट स्टेडी वैल्यू which produce the same amount of heat as the alternating current produced for full cycle। कि आरएमएस वैल्यू प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान वह स्थिर मान है जो कि उतने ही ऊष्मा उत्पन्न करेगा जितना कि प्रत्यावर्ती धारा अपने पूर्ण चक्र के लिए उत्पन्न करेगी। ये इसकी परिभाषा कहलाती है। तो आरएमएस वैल्यू फाइंड आउट किस तरह से की जाती है उस पर चलता हूँ। तो रूट मीन स्क्वायर बहुत सिंपल है कॉन्सेप्ट। आरएमएस, रूट यानी वर्ग करना है, मीन माध्य, स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर। इसको अपोजिट ले चलेंगे, इस अपोजिट ले चलेंगे। सबसे पहले करेंगे हम स्क्वायर, फिर करेंगे मीन और लास्ट में करेंगे हम रूट। तो क्या करना है कि हमारे पास करंट प्रत्यावर्ती धारा I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अल्टरनेटिंग करंट को हमेशा हम साइन वेव्स के टर्म्स में कहते हैं, करंट को भी, इसी तरह इसके ईएमएफ को भी, यानी वोल्टेज को भी, ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये करंट के लिए साइन वेव हो गया, ये वोल्टेज के लिए साइन वेव हो गया, यानी कि दोनों ही वैल्यू हमारी टाइम पर डिपेंड करती है। अब इस कंडीशन में सपोज हमने करंट लिया कि लेट आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, किसी इंस्टेंटेनियस टाइम पर जो उसका करंट की वैल्यू है वो करंट की वैल्यू ये है, वेयर आई नॉट इज कॉल्ड पीक वैल्यू, ये इसका शिखर मान है, यानी इसका उच्चतम मान है, पीक वैल्यू है साइन ओमेगा टी का। अब रूट मीन स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो हमने आई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर कर दिया तो ये स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, स्क्वायर हो गया। स्क्वायर होने के बाद क्या करना है, इसका माध्य ज्ञात करना है। तो इस तरह से जब इसका माध्य ज्ञात किया जाता है किसी साइन वेव्स के लिए, तो उसका माध्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा आई आर एम एस इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन कर देंगे आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी और 1/t, टी से हम फुल साइकिल से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये इसका क्या आ गया, माध्य आ गया। ठीक है, अब इस माध्य को, यानी कि अब इस इंटीग्रेशन को हमें सॉल्व करना है। तो इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 1/t और साइन आई नॉट स्क्वायर शिखर मान है, कांस्टेंट वैल्यू बाहर आ जाएगी, 0 से t फुल साइकिल के लिए 0 to t साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt। तो साइन स्क्वायर थीटा, अगर इंटीग्रेशन मालूम हो तो साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन हो जाता है 1/2, और ये लिमिट है 0 to t, तो इस तरह से इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा t/2। तो डायरेक्ट मैं इसका इंटीग्रेशन कर देता हूँ, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/2 आई नॉट स्क्वायर t/2,
टी से टी कैंसिल हो गया, आई स्क्वायर मीन ये आपके पास आ गया आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2, मीन हो गया। अब क्या करना है, रूट, तो रूट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो रूट फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर का रूट हो जाएगा हमारे पास क्या, आई नॉट और 2 यानी कि रूट 2। तो आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट रूट 2। ये इस तरह से हमारे पास वर्ग माध्य मूल ज्ञात करने के लिए विधि हो। अब आरएमएस वैल्यू के बाद हम करेंगे एसी थ्रू रेजिस्टर, प्रतिरोधक में प्रयुक्त एसी वोल्टता। अब अल्टरनेटिंग, क्योंकि पूरा चैप्टर हमारे पास प्रत्यावर्ती धारा का है, और प्रत्यावर्ती धारा जो है वो धारा किस तरह की धारा है, समय के साथ परिवर्तित धारा है। तो अभी तक के जितने भी टॉपिक आपने पढ़े उसमें देखते रहे आप कि एक डायग्राम बनाया, एक सेल बना दिया और एक रजिस्टर बना दिया, और इस तरह से एक नेगेटिव हिस्सा हो गया, एक पॉजिटिव हिस्सा हो गया, नेगेटिव टू पॉजिटिव इस तरह से करंट पास होती है। वो यहाँ वोल्टेज सप्लाई दी और वोल्टेज से करंट पास हुई, करंट इससे गई और ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू आई आर कंडीशन से ये रेजिस्टेंस अप्लाई हो जाता है। अब ये जो करंट होती है इस कंडीशन में जब बैटरी यूज होती है तो वो कैसी तो होती है, दिष्ट धारा यानी कि डीसी होती है। अब हमारे पास जो है वो एसी है, और एसी जो है वो टाइम के साथ वेरी कर रही है, तो उसके लिए सिंबल हम ये यूज़ नहीं करते हैं। इसमें सिंबल यूज़ होता है इस तरह से, सिंबल इसका यूज़ होगा, यानी कि टाइम के साथ वेरी करती है। तो टाइम के साथ वेरी करता है तो इसमें नेगेटिव पॉजिटिव इस तरह से नहीं होता, इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है, क्योंकि कुछ हिस्सा पॉजिटिव फेज में होगा, कुछ हिस्सा नेगेटिव फेज में होगा। तो जब अल्टरनेटिंग करंट किसी रजिस्टर के माध्यम से पास होकर जाती है तो उस स्थिति में उसके वोल्टेज में यानी उसकी वोल्टता में और उसकी धारा में क्या परिवर्तन होता है, फेज वाइज उनमें क्या परिवर्तन होता है, वो हम इसके अंदर अध्ययन करेंगे। ये हमारा एक डेरिवेशन है, और डेरिवेशन की हेडिंग है प्रतिरोधक में प्रयुक्त वोल्टता। तो इसे करने के लिए हमें क्या करना है, सर्किट डायग्राम बनाएंगे। सर्किट डायग्राम में हम एक रेजिस्टर का प्रयोग करेंगे, और रेजिस्टर को हम दे देंगे अल्टरनेटिंग करंट। सपोज उस अल्टरनेटिंग करंट की जो वोल्टता है वो वोल्टता है V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। जब वोल्टता या EMF को हम दर्शाएंगे तो V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी से दर्शाएंगे, और जब धारा को दर्शाएंगे तो I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी के टर्म्स में दर्शाएंगे। साइन वेव्स, ये ओमेगा टी एंगल हो जाता है, साइन वेव्स यानी कि समय के साथ परिवर्तन, इस तरह से वैल्यू चेंज होती है। जैसे साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू -1 +1 के बीच में रहती है, बीच में 0, तो पॉजिटिव ये इसके दोनों मैक्सिमम वैल्यूज हो गई, ये इसके मिडिल वैल्यू हो गई। ठीक है, तो लेट V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी हमने ले लिया एक, और ये किससे पास होके जा रही है, इस रेजिस्टर से पास होके जा रही है। इस रेजिस्टर का मान सपोज कितना है, इस प्रतिरोधक का मान है R, इससे पास होके जाएगी तो वोल्टेज ड्रॉप आउट करेगा, करंट बनेगी। तो करंट बनेगी तो ओम्स लॉ कहता है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग करंट जो होगी I इज इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन R, एज V इज इक्वल टू आई आर हमारे पास हो गया। तो V इज इक्वल टू आई आर, तो I इज इक्वल टू V अपॉन R हमारे पास हो गया। ठीक है, अब I इज इक्वल टू V की जगह मैं इस पहले समीकरण से वैल्यू रख सकता हूँ V नॉट साइन ओमेगा टी, और साथ में क्या हो गया R। I इज इक्वल टू V अपॉन R, जब I हो सकता है तो V नॉट शिखर मान पर V नॉट अपॉन R, ये भी क्या बनेगा, करंट बनेगा, लेकिन कैसी करंट होगी, मैक्सिमम करंट होगी, यानी कि उसका शिखर मान होगा। तो इसको हम किससे दर्शा सकते हैं, आई नॉट से दर्शा सकते हैं। ये हो गया आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो वोल्टेज दिया था V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, करंट पास प्राप्त हुई जब इस रेजिस्टेंस से भी गुजरा, इसने वोल्टेज ड्रॉप आउट किया, तो करंट इसमें मिली I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। दोनों कंडीशन को देखते हैं, कंपेयर करते हैं। ये वोल्टेज है, करंट है, ये इसकी पीक वैल्यू है, ये इसकी पीक वैल्यू है, साइन ओमेगा टी पर डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे भी साइन ओमेगा टी, प्लस माइनस ना इसके साथ है ना इसके साथ है। तो ये स्थिति ये दर्शाती है कि जब AC को प्रयोग किया जाता है किस पे, किसी प्रतिरोधक से, तो उस स्थिति में वोल्टेज और करंट दोनों ही सेम फेज में होते हैं। सेम फेज में होने का मतलब है कि दोनों अपने उच्चतम मान में एक साथ जाएंगे, न्यूनतम मान में भी एक साथ जाएंगे।
तो इसको फेज डायग्राम में बनाते हैं। पहले ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाता हूँ, फिर फेजर पे आ जाएंगे। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में शो करते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये कुछ इस तरह से हो जाएगा कि ये मेरे पास वोल्टेज है, वोल्टेज का ये शिखर मान है। तो जब इसने शुरुआत की वोल्टेज ने, तो उसी समय करंट भी शुरू हो जाएगी। करंट भी उतने ही टाइम पे अपने शिखर मान पर पहुंचेगी, फिर उसी के साथ न्यूनतम मान पर पहुंचेगी, फिर नेगेटिव फेज में उसी के साथ इस तरह से वैल्यू आ गया। तो ये इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। ये दर्शाता है कि रेजिस्टेंस के केस में जब आप रेजिस्टर का इस्तेमाल करते हैं तो रेजिस्टर में एसी के लिए, अल्टरनेटिंग करंट के लिए आप प्रत्यावर्ती धारा के लिए वोल्टेज और करंट, वोल्टेज और धारा, वोल्टता और धारा समान कला में होते हैं, समान फेज में होती हैं। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब इसको दर्शाते हैं किससे? फेजर से। फेजर डायग्राम कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है डायग्राम बनाने के लिए आएगा। तो फेजर्स एंटी क्लॉकवाइज कंडीशन में हम वेक्टर्स की टर्म्स में जब हम वोल्टेज और करंट को शो करते हैं डायरेक्शन के साथ, तो उसे हम फेजर्स कहते हैं। तो किस तरह से उसे दर्शाया जाएगा? ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया इस तरह से, इस डायरेक्शन में। तो सपोज वोल्टेज जो है किसी क्षण पे v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, यानी कि ओमेगा टी कोण बनाते हुए वोल्टेज इस पोजीशन पे था। तो जब वोल्टेज यहाँ पर है तो ये क्या बता रहा है कि वोल्टेज और करंट दोनों ही समान कला में होंगे। तो जब जिस क्षण पर वोल्टेज यहाँ पर होगा तो करंट भी उस क्षण पे वहीं पर ही होगी। यानी करंट और वोल्टेज जब दोनों गमन करेंगे, आगे बढ़ेंगे समय के साथ, तो दोनों की वैल्यू एक साथ में चलती हुई चलेंगी। अपने मैक्सिमम मान पर भी एक साथ पहुँचेंगे, शिखर मान पर भी, फिर उससे नीचे आकर शून्य मान पर भी दोनों एक साथ पहुँचेंगे। इसी तरह से वोल्टेज और करंट दोनों ही किस में रहते हैं? समान फेज में रहते हैं। तो ये हमारे पास डेरिवेशन हुआ प्रतिरोधक में प्रयुक्त वोल्टता। इसी तरह से हम आगे के टॉपिक्स में पढ़ेंगे, आगे चैप्टर से आगे लेक्चर में पढ़ेंगे एसी थ्रू कैपेसिटर, एसी थ्रू इंडक्टर। ओके।